हाँ जी, आगे दोनों। हाँ जी, एक मिनट बस बाहर हूँ, इस पे फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, आ जाने दो इसको। एक मिनट में देख के आई इसके साथ क्या कर रहे हैं। सर वो तो अपनी क्लास लगानी शुरू कर दी उसने तो iQuest वाली। अच्छा ठीक है, चलो हम स्टार्ट करें फिर। हाँ जी। चलो, तो हमें आज पढ़ना है वर्क एनर्जी एंड पावर। हाँ जी। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बाय डिफाइनिंग अ टर्म कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके पास एक एनर्जी है। उस एनर्जी को नाम दिया गया है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर एक लेमैन की डेफिनेशन में समझाऊं तो दी एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, दी एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू या बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन is called काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाँ जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मास m का आपको v स्पीड से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम कहते हैं इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर। ये वैल्यू कैसी है, इसका सिग्निफिकेंस समझाऊंगा थोड़ा सा। जब आप मेच्योर हो जाओगे, समझने के लायक हो जाओगे, तो आपको बताऊंगा ये हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया। एज ऑफ नाउ आपने याद रखना, आपने शायद नाइन्थ क्लास में पढ़ा भी होगा कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच सुनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर सुनी होगी, राइट। हाँ जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे इस मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी बात हो रही है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा है ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि कौन इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। मतलब अगर मैं एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे स्टेशनरी लूं हाँ जी। और वो कह रहा है इसकी वेलोसिटी v है, और हाँ जी। एक ऑब्जर्वर यहां पर ले लूं जो कि खुद v वेलोसिटी से राइट साइड की तरफ चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर वन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर वन। observer 1, the speed of the block is v, हाँ जी। whereas according to observer 2, speed of the block is V2। 0। क्यों? अच्छा हाँ सर, वो जी। सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हाँ, तो दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो उनको तो एक दूसरे को तो वो चलता देख ही नहीं पाएंगे ना यार। हाँ जी सर, अच्छा, वो मैं नोटिस नहीं किया था सर। हाँ, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 आएगी, राइट। तो ऑब्जर्वर 1 के अकॉर्डिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आएगी, और ऑब्जर्वर 2 के अकॉर्डिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी। वो कहेगा भैया ये तो स्टेशनरी है, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस ऑब्जेक्ट। हाँ जी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी कि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी v फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है,
तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी बताएगा और मूविंग ऑब्जर्वर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी बताएगा। हमने लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में अच्छे से देखा है कि इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए इक्वेशंस अलग बनानी पड़ती है, नॉन इनर्शियल के लिए अलग बनानी पड़ती है ना। तो हाँ जी। ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि मोशन कैसा दिखाई दे रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट depends on the frame of reference from which is being observed, right? अब हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक वेक्टर क्वांटिटी भी एसोसिएट करते हैं, मोमेंटम, है ना। हाँ जी। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज एम वी। अगर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो वो एम वी के बराबर आएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लोगे तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको मैं हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम लिख सकता हूँ। हाँ जी। और एम स्क्वायर वी स्क्वायर को पी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप पी स्क्वायर बाय टू एम भी लिख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसको आपको काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा। हाँ जी। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं, एक मिनट में बस नोट नोट कर करना लूँ। है सब चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, नोट करो ना, ये लो। हाँ जी, हो गया नोट। हाँ जी मनन। सर कर रहा हूँ, थोड़ा सा रह गया। सब सेंड का फॉर्मूला लिखा। हाँ ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। सर सर काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट करेंगे या फिर के ई? मर्जी है तेरी, के लिख, कुछ बुक्स टी भी लिखती हैं। ओके सर। मैं तो आलसी हूँ, मैं के लिखता हूँ, अदरवाइज के डॉट ई डॉट लिखती है दुनिया। ठीक है, हाँ तो जी। मैं के ही लिखने वाला हूँ। ओके टू सर। ऑब्जेक्ट्स, वन लाइट अनदर हैवी। एक हल्का है थोड़ा सा, दूसरा भारी है। हैव सेम मोमेंटम, which object has greater kinetic energy, lighter one or the heavier one?
लाइटर वन, तो लाइटर वन। क्यों? सर उसका क्योंकि मास कम होगा तो डिवाइड करने पे वैल्यू का हमारे पास ठीक है, ज्यादा बढ़िया बिल्कुल। तो है। सर काइनेटिक एनर्जीज फॉर्मूला बताया p स्क्वायर अपॉन 2m, इससे साफ पता चल रहा है भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। और सेम मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, यस सर। हाँ तो जी। लाइटर वन। ठीक। सर नोट कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन इनफैक्ट आंसर है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको एक ऐसा ग्राफ भी बनाने को बोला जाता है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड मोमेंटम इज हेल्ड कांस्टेंट। अगर मोमेंटम को कांस्टेंट करके काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में ग्राफ बना जाए तो कैसा ग्राफ होगा? ऑप्शंस दूं? तो सर सर देरी डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग। तो एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सर मेरे को एक इसमें प्रॉब्लम है फिर। सर 1 बनेगा। सर हमेशा मेरे साथ से वो तो कांस्टेंट रहना चाहिए, मास तो उतना ही है। नहीं, मतलब आप मोमेंटम आपने फिक्स कर लिया, अब अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो और उनकी काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हो और एक ग्राफ बना रहे हो, तो कैसा ग्राफ आएगा? सर वो तो इस पे भी डिपेंड करता था, हैवियर से लाइटर ऑब्जेक्ट्स ले लो, लाइटर से heavier। तो अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं जिसमें मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले लूं और सबके मोमेंटम सेम है, हाँ जी। और फिर मैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और मास का एक डेटा बना लूं टेबल में, और उस टेबल को मैं एक ग्राफ की फॉर्म में इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं, तो हल्का, फिर भारी, फिर और भारी, फिर और भारी, फिर और भारी, फिर और भारी, ऐसे जब मैं लेता जाऊंगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पहले वाले की ज्यादा, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे आती जाएगी। हाँ यस जी। सर। तो जो ये वाले मासेस हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आएगी, है ना? हाँ जी। हाँ जी सर। और जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। हाँ जी। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ग्राफ ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा? वो वाले दो तो खत्म हो गए, तो 1 और 2 में से क्या सिलेक्ट करोगे? सर सीधा वाला नहीं सर, डिपेंड करता है मासेस के ऊपर, आप कैसे रेशियो ले रहे हो मासेस की। अच्छा, अगर ऐसी एक ग्राफ है y और x के बीच में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ जी। यस सर। y और x के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन तब आता है जब y और x में कुछ इस तरीके की लीनियर रिलेशनशिप दे रखी होती है, 2x + 3y हाँ जी। - 5 = 0। तुम सबने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाए होंगे, यस सर, हम हाँ और जी। इंटरसेक्शन अंशिका ने पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पढ़ी होगी मेरे से। हाँ जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी A × m + b जैसी होती तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस m का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता? हाँ जी। तो क्या काइनेटिक एनर्जी ऐसी है? नहीं। काइनेटिक एनर्जी के जो है वो सम कांस्टेंट बाय m है। हाँ जी। यस सर। तो ये कुछ y = 1/x वाला ग्राफ नहीं है, क्यों अंशिका? हाँ जी। तो कैसा होता है इसका ग्राफ? इसका सर क्या? ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा जैसा n × u = कांस्टेंट का ग्राफ तूने कभी देखा होगा, क्यों अंशी? हाँ जी। हाँ जी करना आता है बस। हाँ जी, फिर बोल हाँ जी, बोल। हाँ जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 1/m के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ऐसा आता है। और जैसे जैसे m लार्ज होता चला जाएगा काइनेटिक एनर्जी 0 को अप्रोच करती चली जाएगी। हाँ जी।
तो क्या ग्राफ कभी जीरो हो जाएगा? क्या कभी जीरो को टच कर जाएगा? काइनेटिक एनर्जी जीरो के लिए तो एम इनफाइनेटली लार्ज होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी। यस सर। और इसमें तो दिख रहा है कि यार इस खास वैल्यू ऑफ एक्स पे वाई जीरो आ जाएगा, तो ऐसा तो ग्राफ हो ही नहीं सकता। हाँ जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का ग्राफ ऐसा, राइट? हाँ जी। तो ओके सर। अगर आपको बोला जाए मोमेंटम कांस्टेंट रख के काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एम की ग्राफिकल वेरिएशन बताओ, तो ऐसी आएगी, राइट? हाँ जी। नोट कर लो ध्यान से। और ये भी समझ लो कि ऐसा ग्राफ नहीं होता, ये लीनियर का ग्राफ है। ये तो प्रोडक्ट टाइप रिलेशनशिप है ना, काइनेटिक एनर्जी इनटू एम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा ही है ना? जी। यस सर। हाँ जी सर, नोट कर लिया। हाँ जी सर, कर लिया। तो अगर मैं अब आपको बोलूं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ बनाना है फॉर गिवन मास, इफ मास इज केप्ट कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ बनाना है, तो कैसा ग्राफ होगा? सर एक चीज पूछनी थी, जो ये अभी हाइपरबोला था, ये कौन सा हाइपरबोला कहते हैं इसे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर? क्यों कहते हैं तो मत पूछियो। हाँ जी। ये मत पूछियो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहते हैं, बस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं इसको। ओके सर, इसमें मैं बताऊं कैसा ग्राफ बनेगा? हम्म। सर इसमें मेरे हिसाब से कुछ ऊपर की तरफ कर्व जाता हुआ होएगा। हाँ सर, जो आपने फर्स्ट टाइम ना था, वन वाला। वन वाला? टू क्यों नहीं? सर टू में तो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है ना हमेशा। तो टू वाला ग्राफ होता अगर काइनेटिक एनर्जी लीनियर पी के होता। प्रोपोर्शनल होती है ना, वाई अगर पी के प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, फिर तो वाई वर्सेस एक्स ग्राफ ऐसा आता है ना। हाँ जी। अब वन अगर बाय वाई एक्स है। वाई एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय टू एम, तो ये वाई है, ये एक्स है ना? हाँ जी। तो वाई एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो वाई एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इसमें से कौन सा ग्राफ? ये तो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स है। वन और थ्री में से कौन सा सिलेक्ट करोगे वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर के लिए? सर ये बेसिकली हमने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने का तरीका है। हाँ काइंड ऑफ, बिल्कुल सही सोच रहा है, क्वाड्रेटिक का। और मैथ्स की टर्म्स में बात करूं तो पैराबोला का। ओके। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला कहलाता है। ओके हाँ अंशिका, वन या थ्री? थ्री। थ्री। कैसे? सर थ्री ऐसे, क्योंकि अगर अगर हम थ्री देखेंगे तो तो ये देखो नीचे से कम स्टीप है हम्म। और ऊपर से ये ज्यादा स्टीप है। हम्म। तो मतलब ऊपर से फिसलना ज्यादा आसान होगा, मतलब अगर मैं इसके ऊपर स्लाइड करूंगी, और नीचे से कम होगा। हम्म। है ना, ऐसा ही होगा ना? हाँ तो ठीक है, तो उससे ये कैसे पता चला कि वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा? हाँ, वो मैं बता रही हूँ ना आपको। तो इसका मतलब भी अगर वहां पे ज्यादा स्टीप है, तो जो इसकी स्लोप है, हमें पता है जो इसकी स्लोप है वो तो पॉजिटिव है। हाँ ठीक है। तो मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग है। स्लोप इंक्रीजिंग है। हाँ, मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है। अगर इसके स्लोप इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब जो इसकी एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी। सॉरी, एक्स टी ग्राफ थोड़ा यार। हाँ, एक्स ग्राफ नहीं है, पता है।
वो ठीक बोल रही है, लेकिन तू बस उसको वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेट कर रही है, स्लोप की टर्म्स में बोलना खाली। हाँ, तो इसका मतलब जो इसकी स्लोप है वो इंक्रीजिंग स्लोप है। अगर इसकी हम्म। स्लोप इंक्रीजिंग होगी तो इसका मतलब भी होगा। नहीं होती है, डी वाई बाई डी एक्स होती है। हाँ जी, तो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा? तो टू सर एक्स टू आएगा। एक्स 2x आएगा ना। हाँ जी। डी वाई बाई डी एक्स 2x आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। हाँ जी। यानी जैसे जैसे x बढ़ेगा डी वाई बाई डी एक्स बढ़ना चाहिए, हाँ जी। यानी स्लोप बढ़नी चाहिए। हाँ जी। तो जो कर्व नंबर 3 है इसकी स्लोप बढ़ रही है, यहाँ पे स्टीपनेस कम है और यहाँ पे स्टीपनेस ज्यादा है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं इसकी ढलान बढ़ती जा रही है, चढ़ाई तीखी होती जा रही है। जबकि इसमें यहाँ चढ़ाई ज्यादा तीखी है और यहाँ चढ़ाई कम तीखी है। यहाँ पे ज्यादा तेजी से फिसल जाओगे, यहाँ पे कम तेजी से फिसलोगे। हाँ तो जी। कर्व 1 है वो डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व है, हाँ जी। और जो कर्व 2 है वो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। स्लोप का कर्व है। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से अपने को पता है कि इसकी स्लोप बढ़ रही होगी। हाँ जी। हाँ जी, मनन समझ में आता है? सर मुझको भी एक बार ये समझ नहीं अच्छे से अभी। कोई बात नहीं, बाद में समझा दूंगा तेरे को अलग से। फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट चीज याद करने के लिए, ये चीज सबको याद होनी चाहिए। अंशिका, मनन, तुमको देखते सार y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n वेर n इज अ नंबर ग्रेटर देन 1 का ग्राफ ऊपर को चढ़ता है, और y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n वेर n इज अ नंबर लेस देन 1 का ग्राफ इधर को जाता है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इज इक्वल टू रूट एक्स है। रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, सबके ग्राफ ऐसी शक्ल के होंगे। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, सबके ग्राफ ऐसी शक्ल के होंगे। हाँ जी। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा पार्ट। मैंने ये बोला कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ सीधा, जी सर। अगर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 है तो y में ग्रोथ ज्यादा होने वाली है। क्यों भाई, बोलो? यस सर हाँ। हाँ जी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 है, तो x के बढ़ने पर y ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है कि नहीं? यस सर। x को दुगना करोगे तो y 8 गुना हो जाएगा। यस सर। हाँ जी। x को डबल करने पर y 8 टाइम्स हो जाएगा ना। हाँ हाँ जी। जी। तो y ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, तो y का ज्यादा तेजी से बढ़ना इस ग्राफ में लग रहा है आपको? इस ग्राफ में देख के लग रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। हाँ हाँ जी जी। सर। और सर अगर उसमें y, फ्रैक्शनल पावर्स होती है दूसरे में। हाँ, 1 से छोटी, हाँ। हाँ जी ठीक है। फ्रैक्शनल नहीं, 1 से छोटी। यस सर हाँ जी वन से छोटी। यस। फ्रैक्शनल तो 5/4 भी हो सकती है ना। यस सर हाँ जी। तो क्या प्योर फ्रैक्शन? हाँ जी प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। हाँ ठीक है, तो रूट एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो फिर आपकी ये वाली शेप आएगी। ठीक है, तो मेरे को इसको देख के क्विकली मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि कैसा ग्राफ बनेगा, राइट? सर ये नोट करना सर आप वेट करिए। हाँ जी बिल्कुल, तो पहले आप ये नोट करो। फॉर अ गिवन मास, अगर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि y प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन k p के प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए k तो p के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ आएगा, यानी पैराबोला आएगा। सर ये वाला पार्ट भी समझ आ गया ठीक है। आपने कहा कि dy बाई dx 2x है तो जब भी x बढ़ेगा तो y तेजी से बढ़ेगा। तो वैसे करके आपने कह दिया जो ऊपर की तरफ स्लोप जिसका इंक्रीज होगा। हम्म। हाँ जी सर ठीक है समझ आ गया। और एक ही ये चीज नोट करो आप अच्छे से, है ना? सब पहले वो वाला ग्राफ नोट करने दो मैं बनाया नहीं था। क्या कर लिया तुमने?
सर अब बोला साइड वाला दिखा दीजिए। ठीक है, सर थोड़ा सा रह गया बस। तो मैंने कर लिया। सर लेबलिंग करनी है। हाँ जी सर। चलिए ठीक है। सर ये तो हमने नॉर्मल हमने एक तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस कौन सा ग्राफ, क्योंकि हमने इसमें तो वाई और एक्स ही लेबल करा है। हाँ तो वो तो ये वाला है ना यार, वो तो मैं जनरल बता रहा था, ये रहा। हाँ जी सर, ये ना ठीक है सर, वो वाला कुल मैं। मिला के बात ये है, कुल मिला के बात ये है कि अगर आपके पास एक रिलेशनशिप है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। हाँ जी। इसके अलावा आपके पास एक रिलेशनशिप है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू एम, राइट। हाँ जी। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बोला जा सकता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी ग्राफ बनाओ मास को कांस्टेंट रख के, कैसा ग्राफ होगा। तो अगर मास को कांस्टेंट रखा तो काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। हाँ जी। तो ऐसा ग्राफ वाई यस सर। प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाला, राइट। हाँ हाँ जी जी। सर। आपको बोला जा सकता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एम ग्राफ बनाओ वी को कांस्टेंट रख के। तो अगर स्पीड को कांस्टेंट रख के काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एम ग्राफ बनाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आएगी, अगर वी स्क्वायर को कांस्टेंट कर लोगे तो। हाँ जी। सर तो फिर वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ, ठीक है। हाँ जी। फिर आपको ये हो गया इसके ऊपर ग्राफ, राइट। फिर इस पे पूछा जा सकता है आपको कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एम ग्राफ बनाओ पी को कांस्टेंट रख के। तो हाँ पहले जी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एम ग्राफ बनाया तो वी को कांस्टेंट रख के। आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एम ग्राफ बनाया पी को कांस्टेंट रख के। तो अगर पी को कांस्टेंट रख के काइनेटिक एनर्जी और एम का ग्राफ बनाओगे तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आएगी। हाँ जी। और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। सर नोट करने दो। हाँ करते जाओ। अब देखो, अभी आपको बोला जा सकता है इसी रिलेशनशिप में काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी का ग्राफ बनाओ एम को कांस्टेंट रख के, तो क्या होगा। तो अगर एम कांस्टेंट रख लिया इस रिलेशनशिप में तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गई। हाँ जी। तो सर वही फर्स्ट टाइम वाला ग्राफ था। वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ, राइट। यस हाँ सर। जी। अब एक और ट्विस्ट, आपको बोला जा सकता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी स्क्वायर का ग्राफ बनाओ एम को कांस्टेंट रख के। सर ये तो क्या कहते हैं, पी स्क्वायर। सर ये वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो सकता है क्योंकि। अब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर होती है अगर एम कांस्टेंट हो हाँ यस जी। सर। तो वाई एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। हाँ जी। यस सर। तो ये ग्राफ हाँ जी हाँ सर। जी। समझ आया अंशिका। हाँ जी, समझ आ गया। करो नोट।
तो ऐसे फंसाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, अलग अलग तरीके के घुमा घुमा के वेरिएशन वेरिएशन पूछ लेते हैं, इसका ग्राफ बना के दिखाओ, इसका ग्राफ बना के दिखाओ। हाँ जी सर, हो गया नोट। जी मनन। तो मैं सेकंड ग्राफ नोट कर रहा हूँ। कौन सा? अब मेरा क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी फ्रीज करके मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ बनाओ। वाई एक्सिस पे मोमेंटम लो और एक्स एक्सिस पे मास। So kinetic energy is equal to constant. काइनेटिक एनर्जी फ्रीज करके किसका ग्राफ बनाना है? सर मोमेंटम और मास। मोमेंटम कहाँ लेना? वाई एक्सिस पे और मास एक्स। मास एक्स एक्सिस। मैं अपना आंसर बता दूं? बताओ। 1 मिनट बस। एक एक मिनट मिनट बस? ये कौन सा आंसर है? नहीं, 1 मिनट, एक चीज अच्छे से वेरीफाई कर लूँ ना। मेरी डरती क्यों है? डांटी तो पड़ेगी, इससे ज्यादा क्या होगा बता। वहां की कूट तो दूंगा नहीं तेरे को मैं वहां पे। तो इसका पता है ग्राफ ऐसे बनेगा, जैसे भी डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, मतलब फर्स्ट नंबर ग्राफ टाइम बनेगा। कहाँ से आया? हाँ जी। टाइम कहाँ से आया? टाइम ही, सॉरी, मास के साथ वो डिक्रीज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी होती है p² बाय 2m। तो 2m। काइनेटिक एनर्जी अगर हमारी कांस्टेंट तो है मैं तो इसका मैं मतलब। आपके सामने 6 ग्राफ बना रहा हूं, देखो अंशिका, मैं आपके सामने 6 ग्राफ बना रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, कौन सा? सेकंड नंबर ग्राफ। सेकंड नंबर ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी को फ्रीज कर लिया मैंने, तो p² की वैल्यू हो जाएगी 2m इंटू के। तो p हो जाएगा √2m इंटू के। तो अगर k को फ्रीज कर लिया तो p प्रोपोर्शनल है √m के। तो y प्रोपोर्शनल टू √x का ग्राफ ऐसा है ना? हाँ जी। तो ये आंसर। हाँ जी मनन जी, समझ आया? यस सर। हाँ जी। बस एक आखिरी, मास को कांस्टेंट रख के लॉग के और
लॉग पी में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ? वाई एक्सिस पे लॉग के लेंगे और एक्स एक्सिस पे लॉग पी लेंगे तो कैसा ग्राफ? वाई एक्सिस पे लॉग के लेना है हम्म और मास मास क्वांटिटी। सर मेरा गेस है, मतलब मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए। हम्म सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कितनी स्लोप वाला? सर जो कांस्टेंट स्लोप वाला है। और स्ट्रेट लाइन तो कांस्टेंट स्लोप वाला ही होता। कितनी, कैसी नहीं, कितनी, शब्दों पे ध्यान दो। कितनी पूछा, कैसी स्लोप नहीं पूछा। कितनी स्लोप बनेगी ये पूछा है। हाँ मतलब ठीक है, कैसा ग्राफ होगा पहले तो ये बता। स्लोप तो थर्ड नंबर ग्राफ वाली होगी, मतलब थर्ड वाला होगा, 3 वाला जो आपने इधर साइड बनाया है। ठीक है, तो लॉग के ले लेते हैं इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ पी स्क्वायर बाय 2m, विच विल बी लॉग ऑफ पी स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 2m। मालूम है ऐसा? हाँ जी। और अब लॉग ऑफ के इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ 2m आएगा। हाँ जी। इसको वाई एक्सिस पे लेना है, इसको एक्स एक्सिस पे लेना है। तो आप लॉग के को वाई से रिप्लेस करो और लॉग पी को एक्स से रिप्लेस करो, तो आपको ये रिलेशनशिप दिखाई देगी। दिस इज ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप्स। क्यों भाई? यस सर। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा हाँ जी। और ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा है। क्यों वंशिका? हाँ जी। सी होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस विच इज माइनस लॉग 2m, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट वाला, तो ऐसा ग्राफ आएगा इसका। ठीक है। हाँ जी। ओके सर। तो तू थर्ड क्यों बता रही थी? मैं थर्ड इसलिए बता रही थी क्योंकि मैंने लॉग को गलत वो कर लिया, मतलब सॉल्व गलत किया। गलत कैसे सॉल्व किया? मतलब मैंने गलत किया। अब मैं जैसे मैंने तो बहुत ही गलत किया, अभी आप मुझे मारोगे अगर मैंने आपको बताया। हाँ तो बताना तो पड़ेगा ही। तो मैंने लॉग के को 1/k लिख लिया था। डिफरेंशिएट थोड़ा करना था। मैंने वही कर दिया, मेरे मन में उस टाइम वही आया। लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट भी कर दिया। हाँ जी। लॉग लिया और फिर डिफरेंशिएट भी कर दिया है। हाँ जी। चलो नोट कर लिया। नहीं किया अभी। नो सर। पहले वाला भी करना है। ये लो। चले आगे। सर ग्राफ बना रहा हूँ जी। हम्म
जी सर। चलूं? हाँ जी सर। यस सर। चलिए, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। if momentum of a moving object is increased by 100%, what is the percentage increase in kinetic energy? सर ये क्वेश्चन दिया ना मैं, या आप खुद नहीं, सॉल्व वैसे करके ही कहानी लिख रहा हूँ बस। नहीं सर, आप पहले आप खुद क्वेश्चन वही सॉल्व करके दिखाते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन मेरे सॉल्व करके दिखाने के लायक नहीं है। तरीका बदल दिया मैंने पढ़ाने का। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके दिखाता, क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ बस, तुम करो। थ्री 100%। 300%, तो अंशिका का आंसर है 300%। हाँ जी मनन जी। सर मैं कर रहा हूँ, 2 मिनट और रुक जाएंगे। 2 मिनट ले, ज्यादा है वैसे 2 मिनट यार, 1 मिनट का क्वेश्चन है। 1 मिनट और दे दो, मैं अभी क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। अंशिका सोल्यूशन भेज मेरे को। सोल्यूशन एक मिनट, फोन लेकर आती हूँ। मैं पापा आए हुए हैं। सर मेरा 400% आ रहा है। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली होगी p²/2m। नाउ यस मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 100%, का मतलब क्या है? सर, 2p हो गया। हाँ बिल्कुल, डबल हो गया है ना। यस सर। तो अगर 2p हो गया तो k प्राइम p²/2m, which will be 4 times p²/2m, which will be 4 times k होगा। हाँ जी। यस व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? इंक्रीज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज। सर तो के पहले माइनस चेंज के बाय क्वांटिटी इनटू 100। के बाई के इंटू 100 है ना। यस सर। जी। यस 300%। 4k - k/के 3 × 100। मैंने पता इसको कैसे सोचा था, अगर हमारा देखो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास कांस्टेंट रहता है, अगर मोमेंटम 100% से चेंज हो रहा है तो इसका मतलब मेरी वेलोसिटी भी 100% से चेंज हो रही है। तो ऐसे करके सेम कर दिया प्रोसेस। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, वो सर, गलत। इसमें मैंने अपनी मिस्टेक देख ली। क्या देखी? सर मैंने एक्चुअली उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा, उसके बाद में जब कर रहा था इनमें परसेंटेज में कन्वर्ट कर, तो एक चीज गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया यहाँ तक, सारा इरेज कर दूं? ये बस 1 मिनट ये वाला क्वेश्चन नोट कर दूं। क्यों?
मैं अपने मेथड से करूँ। अच्छा, कहाँ गया? ये रहा। वो एक्चुअली मैं के कैंसिल ही होता, मैंने देखा नहीं, मैं उसको एंड में तुमने किया। के डैश बाई के इंटू 100 कर दिया बुद्धू। हाँ जी, के डैश बाई के इंटू 100 कर दिया ना। हाँ हाँ, मैंने ऐसा करके देखा तो मेरा वो एलिमिनेट नहीं हो रही थी वैल्यू, इसलिए। हाँ जी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ मोमेंटम, मैं लिख नहीं रहा, अपने आप लिख लो। इफ मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट is increased by 10%, find the percentage increase in kinetic energy. ट्वेंटी 21%। हाँ जी मनन। सर कर रहा हूँ मैं अभी। यार ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, मैथ्स के, प्रॉफिट एंड लॉस के, परसेंटेज के। काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m। मोमेंटम 10% से इंक्रीज कर गया तो 1.1 पी हो गया। बोलो। हाँ जी। हाँ भी मनन, हाँ जी सर। पक्का? यस सर। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पी प्राइम स्क्वायर्ड बाय 2m, दैट इज 1.1 पी स्क्वायर्ड बाय 2m। 1.1 का स्क्वायर 1.21, 11 का स्क्वायर 121 होता है। हाँ जी। सो k प्राइम इज 1.21 k। नाउ परसेंटेज चेंज इज k dash minus k by k into 100, and this will be 1.21 k minus k by k into 100। ये हो जाएगा 1.20, नहीं कितना हो जाएगा, 0.20, 0.21 है ना। हाँ जी। तो 21% आ गया सॉल्व करके ये। हाँ भाई, हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ जी। ये सर नोट कर रहा हूँ। अंशिका तेरे लिए क्वेश्चन। मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 0.1%, find the percentage increase in kinetic energy. सर ये सिर्फ अंशिका के लिए। तू कर दे। ओके सर। मतलब इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि तू नहीं कर सकता, तेरे को टाइम ज्यादा लगने वाला। अंशिका से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ शायद वो जल्दी कर दे। ओके।
सर मेरा शायद आंसर आ गया। क्या? सर नाम 99.9% आ रहा है। अभी क्या बात कर? सर इसका आंसर है एक मिनट 0.0110%। हाँ सर देख लिया पॉइंट मैंने, जीरो गलत वन था। वन जीरो परसेंट सर मैंने अपने एक दो जगह पे स्क्वायर पॉइंट किया। 0.0110। सर मैं अपना एक जगह पे स्क्वायर करना भूल गया। मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 0.1% का मतलब वो मोमेंटम p प्लस 0.1 p बाय 100 हो गया, राइट? हाँ जी। सर 0.001 p 0.001 001। p हो गया, है ना? हाँ जी। यस। नहीं, 1.001 p हो गया, राइट? हाँ जी सर, टोटल जो हुआ वो 1.001 p हुआ। तो k प्राइम की वैल्यू p प्राइम स्क्वायर्ड बाय 2m, यानी 1.001 का स्क्वायर टाइम्स k। क्यों भाई? हाँ जी। यस सर। तो आता है स्क्वायर करना किसी को इसका? सर कोई टेक्निक है? नहीं, कोई टेक्निक ही नहीं है। मुझे तो यही बचपन से सिखाया गया। तो ये जीरो वाला भी छोड़ दूंगा, दो जीरो वाला भी छोड़ दूंगा, तीसरे वाला करूंगा मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 1। नहीं, इसके साथ करेंगे दूसरा तीसरे वाले में, ऐसे ही होगा ना? क्या होता है, ये करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे नहीं करते क्यों कर रहे मल्टीप्लाई? हो सर? इसके आगे दो काट के लगाओ। एक काटा लगाऊं, अब आगे दो और लगाऊं? अब दो लगाओ, अब तीन लगाओ। अब तीन लगाऊं? अब करना है। ठीक है, तो 1001 है ना? हाँ जी। अब यहाँ पे आया 1, यहाँ पे टू रह गया। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 2, 001, है ना? हाँ क्या जी। मैं गुना ही सर कर इसका रहा हूँ? कुछ a प्लस बी a माइनस बी नहीं कर सकते? तो आंसर आ गया 1.002001 के, है ना? हाँ जी। क्या? सर इसका कुछ a प्लस बी a माइनस बी नहीं कर बना सकते? तेरी मर्जी, बना ले भाई, मैंने तो कर लिया मल्टीप्लाई। तो के प्राइम माइनस के बाई के गुना 100, कितना हुआ ये? ये हो तो गया। 1.002001 माइनस 1 × 100, यही तो बचता होगा ना सॉल्व करके हर बार? हाँ जी, यस यही सर। बचता है। तो कितना हो गया ये? सर ये 0.0, होगा सर 0.2001। परसेंट, है ना? हाँ। यस सर। अप्रोक्सीमेटली 0.2% है ना? हाँ जी। हाँ जी सर। शिवांशी का तो तूने कितना मल्टीप्लाई डरावना कोई आंसर इजी निकाला मेथड था? नहीं है? हैं? कोई तो होगा इजी मेथड इसका। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? मुझे आसान आता है, तभी तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो गया। मैंने ऐसी कैलकुलेशन जमाने से नहीं करी। हाँ जी, देख रही थी आपको काटी का ही नहीं पता चला क्रॉस का। तो तू ये बता, तूने क्या किया था पहले तो? वो मैंने तो ना यहाँ पे मेरे यहाँ पे जीरोस का वो रह गया, मतलब मैंने अच्छे से लिखा नहीं, जल्दी जल्दी में गंदा गंदा लिख दिया। तो गंदा गंदा लिखने से क्या होता है? गलत हो जाता है? गंदा गंदा लिखने से वो जो मतलब ऐसे जीरो जीरो हम लिखते हैं ना नीचे, तो हम्म। उसका हिसाब नहीं रहता। तो साफ लिखा करे, तेरी तो अच्छी हैंड राइटिंग है। मनन बोले मैंने गंदा लिख दिया, गलत हो गया, तो समझ में आता है। बताइए अच्छा मेथड सर। अब अच्छा मेथड बताऊं? हाँ जी सर। काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m, तो डी के बाय डी पी कितना होगा? तो 2p/2m। तो 1/2m तो फिक्स है, पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2p। हाँ जी, मनन आती है ये चीज आपको? यस सर। हाँ। तो डी के विल बी p बाय m टाइम्स dp, ठीक है? हाँ ये टू जी। काट दिया मैंने और dp को उधर ले हाँ गया। जी। सर ये इसमें हमारे जो डिफरेंशिएशन कर रही है इसमें हमने 2m को ऐसे ही छोड़ दिया।
बस पी स्क्वायर को कर दिया। y इज इक्वल टू 5x² होता और dy/dx करने को बोलता तो क्या आंसर देता? सर 10x। मतलब 5 इंटू 2x है ना? हाँ जी सर। तो 5 को ऐसे ही छोड़ देता ना, हम्म। या कुछ करता 5 का? नहीं सर। तो ठीक है। 1/2 में एक कांस्टेंट है, ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। उसको ऐसे छोड़ दिया और p² का डिफरेंशिएशन 2p लिख लिया। ओके सर। हाँ जी। आप ध्यान से देखो, एक रिलेशनशिप है ये और एक रिलेशनशिप है ये, है ना? हम्म। हाँ जी। डिवाइड कर दो दोनों को। दोनों को डिवाइड करते हैं। अंशिका तू कूद जाएगी जब मैं तेरे को इसका सही सॉल्यूशन बताऊंगा, ऊपर से छत से नीचे कूद जाएगी, और कूद जाना चाहिए तेरे को, मतलब सी में। हाँ ये बात सही है, चल रहने दे। तो कितना डिवाइड करके dy/k? तो क्या आ गया, 2/p। हाँ, अच्छा dp भी रह गया वहां पे। 2dp by p। सर 2D बन गया वो तो। नहीं ठीक है, वो डीपी है। ओके। तू पिटेगा ओए, dp का नहीं p समझ आ गया सर। पीछे से है, समझ आ गया। sin समझ आ x गया। बटे cos x करो, और उसके बाद ये x से x काट दो, ये s से s काट दो, इन बाय को बच गया है, ऐसे करते हैं। नहीं नहीं। नहीं सर। अंशिका कुछ लग रहा है इसको देखकर तेरे को कि हाँ तेरे को कूदना चाहिए था? एरर्स पढ़े हैं तूने? हाँ जी। स्मॉल चेंजेस के लिए ऐसे लिखते हैं। हाँ जी। तो मैंने वो डेराइव करके दिखाया आज तेरे को दोबारा से, जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में पढ़ा था। तो dk/k विल बी 2 टाइम्स dp/p, ये हो गया, इनटू 100 कर दो, तो dk/k इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स dp/p इंटू 100, ये बन गया परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये बन गया परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ 0.1%, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया 0.2%। हाँ जी। परंतु ये कब लगेगा? जब बहुत ही ज्यादा छोटा चेंज है। क्योंकि डिफरेंशिएशन की है, और डिफरेंशिएशन हम तब करते हैं जब इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंजेस की बात करते हैं। तो 100% वाले क्वेश्चन में नहीं लगाना, 10% वाले क्वेश्चन में नहीं लगाना, कोई 1%, 0.1% ऐसा कुछ हो तो लगा लेना। मतलब 1% से अगर कम हो तो लगाना। नहीं ऐसा नहीं है, ऑप्शंस देख के पता चलता है कि वो स्मॉल चेंज मान रहा है कि नहीं मान रहा। अगर एक ऑप्शन 2 होती और दूसरी 2.001 होती, हाँ जी। तो क्यों? फिर ये तो लगाना फिर पड़ेगा। उसको छोटा चेंज नहीं कंसिडर कर रहा ना, वो कोई हाँ, तो अगर वो आंसर 0.2% दे रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो 0.2001% दे रहा है तो तू क्या करोगे? तुम्हें आंसर तो ये देना पड़ेगा ना, दिस इज बेटर। हाँ जी। लेकिन नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं दी होंगी, केवल 0.2% वाली दी होगी, ठीक है? हाँ जी। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि 1% पे लगाना या 2% पे लगाना। 10% वाले पे तो पक्का नहीं लगाना है। 10% वाले पे यहां से प्रिडिक्शन आएगी 20% की और एक्चुअल आंसर आएगा 21%, अभी निकाला था ना। हाँ जी। तो 10% वाला क्वेश्चन ट्रैप में आएगा। ट्रैप में आएगा मतलब वो 20% भी ऑप्शन देगा, 21% भी ऑप्शन देगा। हाँ जी। तो 100% वाला क्वेश्चन भी ट्रैप में आएगा, वो 300% भी आंसर देगा, 400% भी आंसर देगा, 200% भी ऑप्शन देगा। हाँ जी। तो अगर तुम डेल्टा p/p को 100 लेके इससे कर दोगे तो आपको लगेगा यार 200% आंसर है। हाँ मनन जी। की गलती से 400% आंसर दिखाई देगा, एक्चुअल आंसर होगा 300%, है ना? हाँ जी। 10% वाला होगा तो आपका यहां से आंसर प्रेडिक्ट होगा 20%, लेकिन एक्चुअल आंसर होगा 21%। सर उसमें डिपेंड दोनों। सर डिपेंड कर रहा है कि हम कितना एक्यूरेट आंसर चाहते हैं। यस, और फिर बोल रहा हूँ, एग्जामिनर ट्रैप बनाता है, वो 10% वाला क्वेश्चन पूछता है और एक ऑप्शन 20% देता है कि 21% देता है, राइट? हाँ जी। क्लियर है?
हाँ जी सर। चलो फिर एक मिनट में नोट कर लूँ इसको। अभी तक क्या कर रही थी? सिर्फ सुन रही थी। सारी सेंसेस एक साथ यूज किया करो। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम याद है तुम लोगों को? हाँ जी, impulse is equals to change in momentum। सर इसी का द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो न्यूटन्स सेकंड लॉ को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं F इक्वल टू dp बाई dt। इसको हम लिख देते हैं dp इज इक्वल टू F dt, है ना? हाँ जी, यहाँ पे p तो मोमेंटम ही है ना? हाँ, p मोमेंटम है बिल्कुल। dp का मतलब होता है एक इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। हाँ जी। और dt होता है एक इनफिनिटेसिमली टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल, जितनी टाइम इंटरवल के दौरान इस मोमेंटम का चेंज हुआ है ना। dt टाइम के लिए अगर कोई फोर्स लगी तो उसकी वजह से कितना मोमेंटम में चेंज क्रिएट हुआ, तो dp हुआ dp इज इक्वल टू एफ dt। अगर मैं टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहता हूं तो मैं जितने चेंजेस हुए थे मोमेंटम के उन सबको ऐड कर लेता हूं। ऐड करने का मतलब होता है समेशन कर लेना। समेशन को हम इंटीग्रेशन के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलोंगेटेड एस है, एस की शक्ल खराब की गई है, और ये बन गया मेरा। और इसको अब बोल देते हैं हम एक नया वेक्टर इम्पल्स, विच इज बेसिकली डीपी का समेशन, मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम। अब ये फाइनाइट चेंज हो गया, बहुत सारे इनफाइनेटिसिमली स्मॉल चेंजेस को ऐड अप कर लिया तो एक फाइनाइट चेंज आ गया, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, हाँ जी। आज एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने, एंड दैट इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ जी। आसानी से समझने के लिए पहले मैं आपको एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल लेकर समझाता हूं। ठीक है सर हम्म सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कांस्टेंट फोर्स कैसे हो गए? मतलब क्या क्या पूछना चाहता सर मुझे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती तो होती ना, वहाँ बस कांस्टेंट फोर्स होगा। एक्सेलरेटेड है तो वो तो फोर्स तो चेंज होगी। अंशिका क्या बोल रहा है, समझा जरा इसको कुछ। मनन, अगर हमारी फोर्स अगर एक कांस्टेंट लग रही है तो उसकी एक्सेलरेशन भी तो यूनिफॉर्म ही होगी। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ओके। अगर समझ में आ गया तो बताइए। हाँ हाँ समझ आ गया, ठीक है। तो आपने चपेट मारना एक क्या बकवास कर रहा था। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसका मास है m, और ये u वेलोसिटी से चल रहा है x एक्सिस के अलॉन्ग। तो x एक्सिस बना लेता हूं यहां पर। ये मूवमेंट है t इज इक्वल टू 0। इस समय ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे रखा हुआ है। ठीक है, और इसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a। थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाता है और इसकी स्पीड u से बदल के हो जाती है v, और इसकी पोजीशन x नॉट से बदल के हो जाती है x किसी टाइम t पर, राइट। हाँ जी। ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, राइट।
और ऑब्वियसली इसके पास एक्सेलरेशन है राइट साइड की तरफ, दैट मीन्स देयर इज अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट टुवर्ड्स राइट which will be equal to mass into acceleration, right? हाँ जी। अब we know that v square minus u square 2a s के इक्वल आता है इस केस में, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है तो। हाँ जी जी। सर। इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से। हाँ जी। So you get mv square minus mu square is equal to 2 into ma into s। हाँ जी। 2 को इधर नीचे ले आता हूं तो ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए इंटू एस। ठीक है हाँ जी। सर इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये बन जाएगा उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये बन जाएगी उसकी इनिशियल काइनेटिक इनिशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, और एम ए हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा एस। हाँ जी। तो एफ इंटू एस की वैल्यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गई। आ गई। ये स्टेटमेंट को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ जी। वर्क एनर्जी थ्योरम। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं वर्क डन बाय द फोर्स, और राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। kinetic energy. So the work done by a force on the object is equal to change in kinetic energy of the object. हाँ जी। अब जो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, वापस लेकर जा रहा हूं। जो एक्सेलरेशन होती है वो हर एक फोर्स की वजह से अलग अलग एक्सेलरेशन लिखते हैं या नेट फोर्स निकालने के बाद उससे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं? सर नेट फोर्स। तो यहाँ पे एफ को एफ नेट लिखना चाहिए, और ये एफ नेट फोर्स है। देयर कुड बी मेनी फोर्सेस, there will be a force like mg, there can be a force like tension, there can be a force like normal contact force, there could be some external forces, मैंने खींचा, किसी और बंदे ने भी खींचा, नॉर्मल रिएक्शन भी लगा, फ्रिक्शन भी लगा, mg भी लगा, सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट नेट फोर्स आया। उस नेट फोर्स का जो वर्क डन होगा, ठीक है, चेंज इन वर्क काइनेटिक डन बाय net force on an object is equal to change in kinetic energy of the object। ठीक है, हाँ जी। ये कहलाती है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क कैसे कैलकुलेट किया मैंने? एफ और एस को मल्टीप्लाई करके, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर्ड माइनस हाफ एम यू स्क्वायर्ड, राइट? हाँ जी। अभी इसको थोड़ा सा और समझते हैं, फिर नोट करना। सपोज ये ग्राउंड है, अब मैं इसको थोड़ा रियल लाइफ पे लेकर आता हूं। ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट था मेरा, हाँ जी। इसके ऊपर एक फोर्स मैंने ऐसे लगाई हुई थी एफ, हाँ जी। थीटा एंगल पे। हाँ जी। एक फोर्स इस पे लग रही थी mg, हाँ जी। एक फोर्स इस पे लग रही होगी n, हाँ जी। और इसमें इसकी स्पीड थी u। अब थोड़ी देर बाद ये पहुंच गया यहाँ पर इन सारी फोर्सेस के इफेक्ट में, एंड लेट अस अज्यूम दैट ऑल दी फोर्सेस आर कांस्टेंट। हाँ जी। फिलहाल कांस्टेंट को ही रख रहा हूं मैं, और इसकी स्पीड हो गई u से v, और इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है s, राइट? हाँ जी।
और फोर्सेस वही लग रही हैं, और इसकी स्पीड यू से भी होगी। है मास इसका m था, तो m था तो m का m ये मास। तो अब अगर मैं इस पे नेट फोर्स देखूंगा तो कितनी आएगी? तो इसके ऊपर, तो इसके ऊपर एफ कॉस है ना? थीटा। हम्म। सर एफ कॉस थीटा अगर राइट साइड में देखें तो इसके ऊपर नेट फोर्स एफ कॉस थीटा आएगी। एफ के दो कंपोनेंट बनेंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। साइन थीटा। नॉर्मल और mg की वजह से तो मोशन हो ही नहीं रहा, वो तो नलीफाई कर दे रहे हैं एक दूसरे को, है ना? हाँ जी। नेट फोर्स कितनी आई? एफ। एफ कॉस कॉस थीटा। थीटा। इसकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी? सर एफ कॉस थीटा बाय, बाय एम। है ना? यस सर। हाँ अब जी। अगर इसके लिए मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाऊंगा और फिर दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ जी। तो ऐसा आएगा। हाँ जी। हाफ इधर ले आऊंगा तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए इंटू एस आएगा। हाँ यस जी। सर। मेरे पास आ गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, है ना? हाँ जी। यस सर। तो एफ एस नहीं करना था ना एक्चुअली, मेरे को एफ कॉस थीटा इंटू एस करना था। वो वाला क्वेश्चन आसान था, उसमें मैंने केवल एक ही फोर्स दिखा रखी थी। हाँ जी। तो जो आपने अब वर्क एनर्जी थ्योरम बनाई, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के, इसमें वर्क आपका कितना आया? आपका वर्क आया एफ कॉस थीटा इंटू एस। यस। सब इस वर्क डन बोला इज जाता इक्वल। है एफ डॉट एस। हाँ जी। इसलिए हमने वर्क को कैसे रिप्रेजेंट किया? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ फोर्स एंड एंड डिस्प्लेसमेंट। 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 तो जब भी आपने वर्क डन निकालना है तो आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। और इस डॉट प्रोडक्ट को लेने का एक और फायदा है, आप सारी फोर्सेस का डॉट प्रोडक्ट ले उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दो। ध्यान से देखना जरा, mg नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड की तरफ है, तो mg और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है? 90 90। डिग्री। तो अगर mg और s का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, जीरो आएगा। mg इंटू एस इंटू कॉस 90, हाँ एंड जी। कॉस 90 इज 0। हाँ जी। वर्क डन बाय नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लिखूंगा, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में भी 90 डिग्री का एंगल है और कॉस 90 0 होता है। हाँ जी। आप वर्क डन बाय नेट फोर्स लिखो या हर एक फोर्स का अलग अलग वर्क लिख के ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ जी। भाई सर हम्म। मतलब जो आपने अभी बताया मैं डॉट प्रोडक्ट, उसमें बेसिकली बस रूट हट जाता है हमारे लॉ ऑफ एडिशन से। नहीं 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 नहीं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, और उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसका कोसाइन लो, और उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही होता है। रिजल्टेंट से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है इसका, उसमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता है, वो अलग चीज है। ओके सर। वो जो रिजल्टेंट आता है ना दो वेक्टर्स का, हम्म। उसको तू ऐसे लिख सकता है 2a डॉट बी। ओके। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को दोबारा से स्टेट कर रहा हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम में आप दो टर्म्स डिफाइन करो। आप बोलो वर्क डन बाय अ फोर्स इज कैलकुलेटेड एज एफ डॉट एस, ठीक है? हाँ जी। दूसरा आप बोलो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ जी। उसके बाद आप बोलो द टोटल वर्क डन by all forces on an object
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, change in kinetic energy of the object। तो ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उस पे लगने वाली सारी फोर्सेस लिखेंगे, फिर एक एक फोर्स का उसकी डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और सारे फोर्सेस के वर्क को ऐड कर लेंगे और वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट पे n फोर्सेस लग रही हैं, तो टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क ऐसे निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकलेगी और टोटल वर्क डन बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वैसे सर जैसे हमने पहली वाली केस किया था, तो इन्होंने सिंपली एक रिलेशन निकाल दिया दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू F into S। तो उन्होंने बस वहां से F into S को दे F डॉट S को दे दिया भी ये वर्क डन होगा। हाँ, सर ये समेशन का साइन क्यों लगाया? समेशन मतलब जोड़ रहे हैं ना यार, सारी फोर्सेस के वर्क आपस में ऐड कर रहे हैं। ओके, n फोर्सेस लग रही हैं, सभी फोर्सेस का वर्क लिखा। सर ऊपर कर दो, नोट करना है सर। और आई से मतलब क्या? W1 प्लस W2, इसका मतलब बता फॉर I इज इक्वल टू 1 to n, W इज इक्वल टू W प्लस WI। समझा? हाँ जी सर। समझा? हाँ जी। और I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस W इज इक्वल टू W प्लस WI। समझा? हाँ जी। इसका मतलब है ये। ठीक है? हाँ जी। तो ये हमारा बेसिक है, एक बार इसको अच्छे से आप नोट कर लो। तो यहां से स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम आपको डिस्क्राइब करनी शुरू की यहां से, तो यहां से आप नोट करना शुरू करो। तो स्नैपशॉट्स ले लो और अभी के अभी नोट्स बना लो। मैं थक गया, मैं बंद कर रहा हूँ इसको। हाँ जी सर, ये इसका पेज का ले लिया आगे। मैंने तूने ले लिया? सर मैंने नीचे वाला पार्ट जो आपने नोट किया था वो मैंने कर लिया। इसके बाद ये वाला पेज कर लिया सर, ये वाला पेज कर ले रहा हूँ। सर, यहीं पे रोक देना। हो गया। ठीक है? हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। नेक्स्ट क्लास कब होगी? देखते हैं, कल ही कर लेंगे। हाँ, कल ही कर लेंगे। तो मेरी मंडे को 4 क्लासेस होंगी। हाँ ठीक है, कल ही कर लेंगे। और लॉज ऑफ मोशन के लिए तेरे को एक मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ, वो सॉल्व करनी है तूने कल जरूर। और कोई काम है क्या? और कोई सब्जेक्ट क्या फिजिक्स पढ़ेगी कल? कल एक तो मैंने केमिस्ट्री करनी है, तो मेरे वो फिजिक्स के कंसेप्ट आता है। 50-60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दे। हाँ जी, वो तो मैं कर दूंगी, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं टाइम निकाल के कर लूंगी। भेज रहा मैंने हूँ। 58th वीडियो सुन ली, 59th रह गई। ठीक है, 59th भी सुन ले। और क्या कहते हैं, फिर कहते हैं वो एक तेरे को असाइनमेंट भेज रहा हूँ, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर। हाँ जी। वो वाला पिछला जो था, इसमें 1 घंटे का पेंडिंग था, वो देख लिया? नहीं, वो नहीं पहले देखा? आपने कहा था ना भी उदय वाले सुन ले, तो मैंने पहले उदय वाले सुन ये लिया था। वाले में क्या क्या कवर हो गया तेरा? उदय वाले ने आज जो सारे शॉर्टकट फॉर्मूलाज थे वो सारे कवर हो गए। अच्छा, वो जो पुली वाले F2 उदय माइनस। वाले सारे थे, हाँ जी। और बस अगला लेक्चर रहता है जिसमें अपने बुक के साथ कुछ करवाया हुआ है। हाँ, वो असाइनमेंट मैं तेरे को आज भेज रहा हूँ। अच्छा, वो एक असाइनमेंट है। हाँ, वो स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं, वो भेज रहा हूँ मैं तेरे को। ओके, ठीक है। ठीक है, चलो बाय सर। बाय बेटा।